देखिए, जब सारा भारत इकट्ठा हो तो मैं बाहर नहीं रह सकता। आप सब भारत इकट्ठा है। और मुझे जो पहला शेर याद आ रहा था वो है कि ख़ास तौर पर प्रदीप जी के लिए कि जज्बाए शौक की तासीर बता देते हैं। जज्बा तो समझते हैं ना। जज्बाए शौक की तासीर बता देते हैं। ये वो प्यासे हैं जो दरिया को भी पास पिला देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आपके दर्शन करने का, आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको देख के मैं जवान हो गया। तो मैं अभी बात कर रहा था क्योंकि आप इतने इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में हैं जो नेताजी को डेडिकेटेड है, वो भी टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट जो नेताजी को डेडिकेटेड है। और मैं बता रहा था कि आजकल मैं आपके लिए ये ढूंढ रहा हूँ कि ये लोग महान कैसे बने। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुर्बानियाँ की, इसलिए कि वो कैसे महान बने। तो वो मैं ढूंढ रहा था। तो हमारे सबसे यंगेस्ट मार्टर हैं करतार सिंह सराभा। शायद कभी आप उनके नाम, करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले। विष्णु गणेश पिंगले जो थे वो पुणे के थे और दोनों को इकट्ठे फांसी हुई थी 1915 में। जी जी। और वो 19 साल के थे और जज ने ये सोचा कि ये तो बच्चा है। और हर जज को एक ये उसको मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसा प्रश्न करे जिससे दूसरा आदमी जो है वो चित हो जाए। तो उसने करतार सिंह सराभा से ये पूछा कि तुम 8000 इनकलाबी अमेरिका, कनाडा और साउथ ईस्ट एशिया से भारत में इनकलाब करने के लिए आए। ये 1914 की बात जी है। जी जी। तो कहता कि आप एक 3 रंग का झंडा लेके आए हैं, क्योंकि हर इनकलाब का एक झंडा होता है। जी। तो ये 3 रंग किस चीज के प्रतीक हैं? अब एक नौजवान के लिए जज को लगा कि इससे टेढ़ा सवाल नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया, वो कहते ये हमारा तिरंगा झंडा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम पे भी था जी। और अब ये हमारे साथ भी है, क्योंकि ये उन 3 सामाजिक कदरों के का रंग हैं जिससे समाज आगे बढ़ता है। और वो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। क्या बात है, क्या बात है। और यही आपके प्रीएम्बल में ये तीनों शब्द जो हैं वो अंकित जी जी। विद सोशल जस्टिस। हाँ हाँ। तो मैं बात कर रहा था, मुझे लगा कि ये 19 साल का लड़का इतना इनकलाबी कैसे हो गया। तो उससे ये पता चला कि वो पंजाब में पढ़ते थे। सराबा गांव है पंजाब में। जी। वहाँ से लुधियाना आए और जब वो 7वीं क्लास में थे तो पहले खालसा स्कूल में पढ़ रहे थे। जी जी। तो उनको लगा कि खालसा स्कूल से मुझे आर्या स्कूल में जाना चाहिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने अपना वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया, 7 का 9 बना लिया और वो वहाँ गए। अच्छा। अब वो क्यों गए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे खालसा स्कूल उस वक्त थे उनकी प्रेयर होती थी लॉन्ग लिव द किंग। हाँ हाँ। और करतार सिंह सराभा उसके खिलाफ बगावत करते हैं। हाँ हाँ। क्या तो इसलिए वो आर्या स्कूल में जाना चाहते हैं। पर ये चेतनता कैसे आई? क्योंकि उनका वो 11 साल के हैं जब शाह अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय पगड़ी संभाल जट्टा एक मूवमेंट चलाते हैं। सुना आपने कभी? जी। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट थी कि किसानों के खिलाफ जो अंग्रेजों ने कानून बनाए उनको वापस करवाया उन्होंने। हाँ हाँ। और उसमें सूफी अम्बा प्रसाद जो थे वो मुरादाबाद के थे। और सबसे पहले 2 आदमियों को मतलब जो 124 से सेडिशन है उस पे मुकदमा चला। वो तिलक थे पूना में और मुरादाबाद में सूफी अम्बा प्रसाद थे। जी। और आजकल क्योंकि उन दोनों की जजमेंट्स जो है कोर्ट की जा रही जी जी जी। तो इसलिए कभी नाम आए और वो सूफी बने इसलिए कि जीवन का जो आधार है वो आप उससे ले सकें। और वो सूफी अम्बा प्रसाद और वो शहीद हुए ईरान में, शराज में। जी जी। और शराज में उनकी एक मज़ार बना
जिसको पीरे बिगुरी कहा जाता था जी जी। कि वो पीर जिसकी कब्र ही नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि वो वहाँ शहीद हुए और बाद में शायद उनकी बॉडी उनके साथी ले गए, लेकिन मज़ार बना, तो वहाँ लोग याद करते हैं, हम नहीं याद करते। जी जी। तो ये जस्ट तो मैंने मेरा एक टेस्ट था कि 11 साल का करतार सिंह सराभा, उस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट का उस पर क्या असर है, हाँ हाँ क्योंकि आप जो चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरह देखते हैं वो आपकी ज़िंदगी बनाती है। जी। और जब मुझे ये पता चला कि जब गदर अखबार निकाला पंजाबी में, हाँ हाँ तो उसके पहले से मतलब अंक में ही करतार सिंह सराभा ने जब ओरली जो याद किया हुआ था वो पगड़ी संभाल जट्टा गीत लिखा। जी जी। अब उसमें मुझे दूसरी बात लगी, क्योंकि उनकी जो इंटरव्यू हुई, उस इंटरव्यू में इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता कि तुम्हें इंग्लिश बड़ी आती है, तो कहाँ से सीखा? हाँ हाँ तो वो ये नहीं बताते कि मैं उड़ीसा में पढ़ता था, हाँ हाँ वो कहते मैं लुधियाना में मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मुझे इंग्लिश आती है, क्योंकि वहाँ जो इनकलाबी उनका रिश्ता है जी, जी। वो नहीं बताना चाहते। नेताजी सुभाष और करतार सिंह सराभा कटक में एक स्कूल में पढ़े। क्या बात है, क्या बात है। तो करतार, उससे हम जब नेताजी को सुनते हैं वो लिखते हैं कि मेरा एक टीचर था, हाँ क्योंकि मैं तो भाग गया था घर से, हाँ कि हम हिमालय में घूम रहा था कि कोई गुरु मिल जाए, लेकिन वहां देखा कि सब गुरु नाम है, गुरु कोई नहीं। ठीक है। तो बड़े निराश होके वापस पहुंचे जी। तो बैनी माधव दास जो उनके हेडमास्टर थे जी। उन्होंने उनको क्या आशीर्वाद दिया कि वो देशभक्त हो गए, लोगों के लिए हो गए। और आईएएस में आपको पता है कि नेताजी को कॉलेज से निकाल दिया गया, हाँ हाँ तो फिर किसी तरह उनको एडमिशन दिया, तो पिता ने कहा कि मैं तुम पे कैसे यकीन करूं कि तुम पढ़ सकते हो, तो चलो तुम्हारा टेस्ट है कि तुम्हें 6 महीने के लिए इंग्लैंड भेजते हैं, तो वहाँ आईएएस करके दिखाओ। जी और नेताजी आईएएस में नंबर 4 थे लिस्ट में। जी। लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट आया उनका, उन्होंने, क्योंकि हम भी बड़े परिवार में रहे हैं जहाँ फादर के साथ डायरेक्टली हमारी बातचीत नहीं होती थी, जी। बड़े भाई नेगोशिएटर होते थे, तो नेताजी ने भी अपने बड़े भाई को लिखा कि पिताजी को मेरा रिजल्ट दिखा देना और उनको कहना कि मुझ पे यकीन करें कि मैं भी कुछ रखता हूँ अपने आप में। लेकिन पिताजी की जो दूसरी बात थी कि कभी जिंदगी में गुलामी नहीं करनी, तो मैं साइन नहीं कर रहा जी। जिसके लिए मुझे कुछ उनको पैसे वापस करने हैं, वो करके मैं वापस आ रहा हूँ। तो आईएएस को छोड़ के, आईसीएस जो होता है उसको छोड़ के वापस आना, मतलब उनका देश के लिए सबसे बड़ा नगीना था। जी 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 जी। क्योंकि अगर वो आईसीएस बन जाते और उनको दलील दी गई कि कोई बात नहीं, एक दफा लग जाओ ऑफिसर, नहीं पसंद आएगा तो छोड़ देना जी। वो कहते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दी, क्योंकि एक रमेश चंद्र दत्त हुए हैं, वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे जी जी। और वो भी 10 साल के बाद छोड़ गए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने जो तजर्बा किया मुझे करने की जरूरत नहीं। तो मतलब कि ये एक बनने का। और दूसरा, करतार सिंह सराभा, आप सब टेक्नोलॉजी के शिष्य हैं और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हैं, आपको पता है कि करतार सिंह सराभा 18 साल की उम्र में पहला हिंदुस्तानी पायलट था। उन्होंने न्यूयॉर्क जाके 3 महीने में जी। हवाई जहाज चलाना भी और उसको ठीक करना भी सीखा। जी जी। और लाहौर ने 4 नोबेल प्राइज विनर्स प्रोड्यूस किए हैं। और उसमें हम डीएनए जिन्होंने निकाला, मतलब उनको तो जानते हैं, अब्दुल सलाम है जी। फिर उसके बाद एक अमेरिकन नोबेल प्राइज विनर जो उसका काम लाहौर में था, अब्दुल क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन जो है उन्होंने एक्सरे पे थोड़ा काम किया था। और चौथे जो है वो चंद्रशेखर हैं जी। अगर कभी आप आसमान में ख्याल रखते हैं तो वहाँ पर मतलब चंद्र टेलीस्कोप है, वो चंद्रशेखर जी को है जिन्होंने मतलब उस पे काम किया है जी। तो मैंने कहा कि ये जो है, और यही चीज
भगत सिंह ने 1924 में सोची। उनको लगा कि हमारी जो कमजोरियां हैं जी समाज की, इनको कैसे दूर किया जाए। और कमजोरियां क्या है कि हम धर्म के नाम पे जी। मतलब एक दूसरे को पहचानते नहीं हाँ, हैं, हाँ, उसके गुण नहीं पहचानते, और हम जात पात पे मतलब विक्रमा करते हैं। और ये जी। कमजोरियां जो हैं ये हमें अंग्रेज को हम पे राज करने के लिए जी। मतलब मौका देती हैं। उन्होंने एक जी। जगह लिखा भी हाँ कि हमारी लड़ाई जो है हाँ। वो अपनी कमजोरियों के खिलाफ है। जी जी और वो कमजोरियां जो हमारे लोग भी जो खुदगर्ज हैं वो फायदा उठाते हैं, हाँ। और जो विदेशी है वो भी फायदा उठाता है। जी जी और इसमें मुझे लगा कि वो 1924 वाला, और साथ उन्होंने कहा कि नौजवानों को हाँ। अपने आप को तैयार करना है अगर भारत ने आज़ादी तक पहुंचना है तो। और उसमें उन्होंने 4 शर्तें रखी कि नौजवान अपने दिमाग से ये जो धर्म के नाम पे पवाड़ा है मतलब पवाल है उसको हटाएं, हाँ। जात के नाम पे हटाएं। और तीसरी बात जो उन्होंने की वो उसी पे था कि वो वैज्ञानिक विचारधारा वाले हों। जी और आपको पता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? हमारे चैप्टर 52A में आपकी मेरी भी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई। जी जी उसमें पहली ड्यूटी है कि जो आज़ादी की कदरें थी, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उन पे जीना और उनको कायम रखना और आगे बढ़ाना हमारी सबकी ड्यूटी है। सबकी ड्यूटी। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा है कि हार्मोनी, जी क्योंकि जब तक मेल मिलाप नहीं होगा तब तक हार्मोनी नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। जी तो इसीलिए जब आप मिलते हैं एक दूसरे को, जो हमें दूर बैठा शायद और लगता है, लेकिन जब मिलते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको। तो तीसरी जो उनके थे भी, साइंस का मतलब है कि हर चीज का कारण जानिए। क्योंकि हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में भी है कि अगर आपने कारण जान लिया तो आप सॉल्व कर देंगे। जी जिसको हम कहते हैं कि गुर समझ लोगे तो सब ठीक कर दोगे। और ये मतलब एक और चौथे डिमेंशन जो भगत सिंह ने निकाली, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है अंग्रेज के साथ। क्योंकि अंग्रेज ने इतनी बड़ी नाबराबरी पैदा कर दी थी, और 1920 की जो नाबराबरी है वो अभी भी हिस्ट्री में रिपीट होती है कि, और भगत सिंह लिखते हैं कि हम जिस स्वराज के लिए काम कर रहे हैं वो 98% लोगों के लिए होगा, 98%। जी जी और 98% लोगों की शमूलियत से होगा। तो ये 4 डिमेंशंस पे, तो ये है कि अब आप भारत को इंटीग्रेट करने आए हैं तो ये चारों चीजों को भगत सिंह से सीख लेना। भगत सिंह ने आपके लिए एक संदेश दिया था। एक तो मेरे मदर के थ्रू दिया था मेरे बच्चियों के लिए, क्योंकि वो 20 साल के थे, उस 3 साल छोटे थे भगत सिंह से। जी जी तो आपकी वो माँ? हाँ सर, तो वो खद्दर पहनते थे। वैसे तो वो जमाना ही खद्दर का था। गांधी जी का प्रभाव मुझ पे भी रहा है कि मतलब सादा रहो और अपने कपड़े आप साफ करो, अपने बर्तन आप साफ करो। तो भगत सिंह ने कहा कि बीबी, उनको अमरो उनको वैसे कहते थे, या बीबी करके, बीबी हमारे बहन को कहते हैं। तो बीबी, सादगी बड़ी अच्छी चीज है, पर विचारों में मजबूती होनी चाहिए। क्या बात है, तो आप सब बच्चियों के लिए उनका संदेश ये है। जी जी भगत सिंह के बारे में उनके साथी कहते थे कि वो प्रेडिक्शन कर देते थे। तो प्रेडिक्शन मतलब तभी होती है क्योंकि आपने समझा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्या है, उसकी क्या कमजोरियां हैं। इसीलिए वो जो उनके 4 काम हैं, मतलब वो उनसे उन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चैलेंज किया। और आखिरी एक उनकी भोकड़ दाल के बाद उनको जेल नोटबुक उनकी वार ट्रॉफी थी, क्योंकि पूरा जेल का। तो उस पे उन्होंने पहले पेज पे एक इंग्लिश की कोटेशन लिखी और एक उर्दू का शेर लिखा। जी इंग्लिश की कोटेशन थी, माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड। कि जो बहुत दबाया हुआ आदमी होता है, जो उसकी ताकत होती है वो मेरे अंदर है। जी जी, माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड,
माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन। जब आप निराश हो जाते हैं, हाँ। फिर लगता है कि आप अब आखिरी दाव लगा दो, हाँ। तो वो जो बहादुरी है वो मेरे अंदर है। हाँ। और साथ ही उर्दू का जो शेर लिखा, वो अभी तक डिकोड नहीं मैं कर पाया कि वो उनका अपना है, लेकिन वो लगता है क्योंकि उसमें कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, जी, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी। समझते हैं कि कुर्रे खाक होता है कि जो खाक का किनका है, जरूर, उसमें भी तपिश है। आप सब फिजिक्स जानते हैं जी, कि उसमें एक एटॉमिक एनर्जी है, जी, जी, तो वो एनर्जी मेरे अंदर है। हाँ। कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आजाद रहा। हर मुश्किल हालात में मतलब कामयाब होना। हाँ। कि अंग्रेज कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। वो कहता मुझे किताबें पढ़ने के लिए दो। और उसमें भी एक जोक है, क्योंकि वो फिर जब उनको छुट्टी मिल गई कि भाई हमने तो तुम्हारा दूसरा इंतजाम करना, तुम पढ़ लो जी, तो वो 10 किताबें लिख देते हैं। कभी वो मेरे मदर के हाथ जाती लिस्ट, कभी उनके ब्रदर लेके जाते, कभी उनके साथी। तो वो जो जेलर था वो कहता है जी आप इनकलाबियों से ना हमें बड़ा डर लगता है, मेरे 10 आदमी जो है ना तुमने बांध दिए। वो हर किताब का हर सफा देखते हैं कि उस पर कोई रिटर्न मैसेजेस तो नहीं आ रहे। तो कहता वो अभी खत्म नहीं हुई होती, तुम वापस भेज देते हो। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि मतलब ये कोई मैसेज देने वाला तो नहीं है। तो भगत सिंह कहते हैं कि मिस्टर चोपड़ा, वो उनका नाम था, जी, जी, कहते मिस्टर चोपड़ा किस किताब से पूछो कि इसके क्या सफे पे क्या लिखा हुआ, मैं तुम्हें बता क्या बात है, क्या बात। तो दैट वाज थॉरो रीडिंग जो उनका था। तो भगत सिंह पे फैज अहमद फैज हैं जी, जी, जो नौजवान थे। हाँ। और उन्होंने वो कहते हैं कि भगत सिंह जब वहाँ कल थे तो मैंने उनको दूर से देखा है, दूर से देखा। लेकिन उन्होंने एक गजल लिखी जो भगत सिंह को डेडिकेटेड, जी, 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 स्वागत, कि स्वागत। कब याद में तेरी याद नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, क्या बात है। सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं। हिजर की कोई रात नहीं। क्या कब याद में तेरी याद नहीं, हाँ। कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, क्या बात सद है। शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं। ये मैदान वफा है, कोई दरबार नहीं। मैदान, यहाँ नामो नस्ब की पूछ कहाँ, हाँ, क्योंकि दरबार में तो होता है कि कौन जी, कितना बड़ा है, जी, छोटा है, जी, क्या नाम है। जी, वो कहते हैं ये मैदान वफा है, कोई दरबार नहीं। हाँ। यह नामो नस्ब की पूछ कहाँ, जी, किस धज से कोई मक्तल में गया। वो मक्तल शहादत गाह होती है। जी, जी, किस धज से कोई मक्तल में गया, हाँ, वो वो शान शान सलामत रहती है। है। ये जान तो आनी जानी है, जान की इस कोई जान की बात तो कोई बात नहीं। क्या बात है। और आखिरी शेर जो है वो बहुत कमाल का है। हाँ। गरबाजी हाँ। वफा की बाजी है, जी, गरबाजी इश्क की बाजी है। हाँ। तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हाँ। हारे भी तो बाजी बात नहीं। तो ये दबंग है कि आप अपने निष्ठा से कर दीजिए तो हो जाएगा। और एक आखिरी शेर मलिया याद रखना, कमाले बुज़दिली है, कमाल की बुज़दिली है, अपनी ही आंखों में पस्त होना। जी, अपने आप को गिरा हुआ कमजोर महसूस करना, इससे बड़ी बुज़दिली कोई नहीं। कमाले बुज़दिली है, अपनी ही आंखों में पस्त होना। अगर थोड़ी सी जरूरत हो, हिम्मत हो, तो क्या कुछ हो नहीं सकता। क्या कुछ है। उभरने ही नहीं देती ये बेमायगियां दिल की। हाँ। ये जो दुचित्ती होती है ना, उभरने ही नहीं देती ये बेमायगियां दिल की। नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। अभी प्रोफेसर साहब को हम जाने नहीं देंगे, ये आए अपनी मर्जी से। इतना बड़ा खजाना है इनके पास, अथाह खजाना। जब भी मिलना होता है, बात करनी होती है, हर बार कुछ ना कुछ नया इनसे सीखते हैं। तो साहब हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे। आप में से जिन के जो सवालात हों, एक एक करके जो पूछना चाहें, वेलकम।
आपका स्वागत है। Sir, I would like your good self to respond on his special issue, why I am an atheist. Because in it he clearly writes that it's not out of vanity, out of any kind of ego, that he's saying that he's an atheist and he doesn't believe in God. He's an atheist by conviction, and when his comrades who were atheists by conviction but they weren't ready to show it to the world just for fear of any kind of public uprising. But he was a person who was saying that I'm an atheist, I don't need anything in the hereafter, and what, for example, I'm sacrificing my life for the nation, it is sufficient for me. So please, I want your good self to explain this. Ma'am, that's very nice. This is a very important question. मैं कहता हूँ कि भगत सिंह के 2 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। एक तो वाई मैनाथिस्ट है जी, और वो इसलिए कि किसी ने उनको ये पिंच किया कि तुम रब से मुनकर हो गए हो क्योंकि तुम्हें हौमे होगी, ईगो होगी जी, तो उसको वो कहता है मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन नाउ इट इज द क्वेश्चन, सो ही डिड। वो कोई भी चीज अनरिटन छोड़ के जाना नहीं चाहते क्योंकि ही नोज हिज पाथ इज फिक्स्ड। तो उसका मतलब जो बेसिकली अगर आप उसको पढ़ें पूरा तो वो है कि नौजवान ने अगर अपने आप को क्राइसिस को डील करना है फेस टू फेस तो उसको कोई सहारा नहीं लेना चाहिए जी, स्वाय रीजन के। हाँ, सवारी दलील का सहारा उसके पास होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मेरा एज ए रेवोल्यूशनरी कल्चर जो है उसमें ये है कि मैं किसी मतलब जो रब, क्योंकि हम पूजा कब करने जाते हैं, जब आपका इम्तिहान होगा तो आप पूजा करने जाएंगे, वो वैसे नहीं जाते क्योंकि डर जो है उसको हम सहारा ढूंढते हैं। तो उनका कि मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसीलिए एक पैराग्राफ उसमें आता है, एक तो कि वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल नोट है जी, कि ग्रोथ ऑफ हिज माइंड, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को तैयार किया और टेस्ट किया और वो अपने यकीन पे बैठे और ये उनको जो पढ़ा था उसका था। लेकिन एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है उनका, जो धर्म को जब पब्लिक स्पेस में आपने डील करना है तो कैसे डील किया जाए। तो ये उनका एक आर्टिकल है, आज़ादी की लड़ाई और मजहब का प्रश्न। जी जी जी, और उसमें वो लियो टॉल्स्टॉय को कोट करते हैं कि धर्म की 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर है फिलोसॉफिकल, मतलब फिलोसॉफिकल इसलिए है कि जो चीज हम किसी ना किसी मॉडल में समझने की कोशिश करते हैं वो फिलोसॉफिकल मॉडल है। कहते हैं आम आदमी को उस पर कोई झगड़ा नहीं है कि आप किस फिलोसफी से मानते हैं, वो किससे मानते हैं, इस पे झगड़ा नहीं है। लेकिन दूसरा जो उसका मतलब लेयर है वो है ह्यूमनिज्म। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरे के साथ ज्यादती करें, बेइंसाफी करें, प्यार करो, मतलब उसको हमदर्दी दो। मतलब यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपका नेबर जो है वो भूखा सो रहा है तो आपका सोना जो है सबसे बड़ा पाप है। Since Bhagat Singh attained martyrdom when he was just 23, and for example when we read his essays and his different poetry composition, for example this Why Am I an Atheist, it clearly shows how analytical, how rational, how reasonable he had been. And at the age of 21 or 23, he was able to critically analyze the works of, for example, Leo Tolstoy. He makes a reference there to Common Sense, one of the books. He analyzes the religions. As you rightly talked about, he talks about, for example, the different phases of religion, philosophical part, humanical part, then ritualistic part. It shows that यहाँ पे अक्सर जो है, अक्सर volunteers, they would be around 20, 21, 22, 23. तो भगत सिंह के सर इस आइडियलिज्म को, भगत सिंह के इस एनालिटिकल स्किल्स को, उस रैशनल स्किल को सामने रखकर व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस जनरेशन व्हिच इज एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स, which is addicted to just scrolling on Facebook, which is addicted to just uploading photos on Instagram and doing nothing remarkable in life, particularly not reading books. What would be your message, sir, in the light of Bhagat Singh's that talent? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अपने अंदर देखिए, आप सब में ही करतार सिंह सराभा, नेताजी सुभाष, भगत सिंह लाइज देयर, लेकिन जगाने की। और उसमें भगत सिंह ने एक बहुत अच्छी कोटेशन अपने नोटबुक में लिखी थी जी, ग्रेट आर ग्रेट बिकॉज वी आर ऑन अवर नीज। वो बड़े इसलिए कि हम घुटनों पर। लेट अस राइट। First of all, sir, it's an honor to meet you, and I request everyone to give a round of applause for them and his family, what they have contributed for our nation, and they have
बिहार से I am actually speechless to talk in front of you. So, sir, I want to ask a question. Like, as we are in the national integration camp, so as a member of a family from Bhagat Singh, what is the message for our youth to maintain the national integration and develop the nation and continue with the secularity of the nation? थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए, पहले तो है कि अगर आप भगत सिंह को और गदर पार्टी को देखें, और जिन लोगों ने भी देश को आज़ाद कराने के लिए एक नए विजन को देखा, उनका ये था कि भारत एक है। उसमें ज़बान, उसमें पहरावा, उसमें आपका डिफरेंट रीजन्स, वो फर्क नहीं पड़ता। कभी मैं आपको बता रहा था कि करतार सिंह सराभा पंजाब के थे, विष्णु गणेश पिंगले पुणे से थे, और 15 साल बाद वही इतिहास फिर दोहराया जाता है कि भगत सिंह जो हैं वो पंजाब से हैं और राजगुरु जो हैं वो पुणे से हैं। तो एक तो है कि हमने, क्योंकि अगर देश एक रहेगा, लेकिन एक जो है वो मतलब एक दूसरे के खिलाफ नफरत से नहीं बनेगा जी, वो प्यार से बनेगा जी। तो वो प्यार से बनाने के लिए ये जैसे आपको मौका मिला है कि हम कई दफा सिर्फ अपने आले दुआले में देखते हैं, हाँ। दूर क्या हो रहा है, उनके क्या वैल्यूज हैं। जैसे मैं कश्मीर को देख रहा था, हाँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो कश्मीरी में ट्रांसलेट हुआ, वो जो योग विशिष्ट है उसको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया गया जी। आपने कभी कश्मीर वालों से पूछा कि जो लाली दाद है, लाल दाद है, वो कौन थी? वो एक सूफी लेडी थी, और उसका जो शिष्य है वो ऋषि कहलाता, लेकिन वो मुस्लिम है। तो एक तो है कि ये जो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अगर रहेगा, और ये बात शाह अजीत सिंह ने और सूफी अम्बा प्रसाद जी ने जब भारत छोड़ा 1909 में, तो उनका एक आर्टिकल है कि कौमें तरक्की कैसे करती हैं और कौमें गिरती कैसे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो ये समझिए कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं जी। अगर आप प्रेम भाव बनाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो फिर हम तरक्की की तरफ जाएंगे जी। और ये बात कबीर ने भी कही कि जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं सीखे, उसने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। So firstly, your mother, Bibi Amar Kaur, was the sister of Bhagat Singh, but also she was a freedom fighter herself. We get to read a lot about Bhagat Singh himself, but we don't get to read a lot about the other family members. Sir, so could you tell us about the contributions of your mother in the Indian freedom struggle? देखिए, पहले तो कमाल ये है कि मेरी मदर को जीने का हक मिला। अब देखिए, घर में मेरी मदर was allowed to live, क्योंकि ट्रेडिशन थी कि लड़कियों को मार दिया जाता था, लेकिन क्योंकि उनके दादाजी ये जो जात पात का सवाल है, इस पे वो लोगों को एजुकेट करते थे, घर में भी नहीं थी, इसलिए भगत सिंह को वहां तक पहुंचे। जी जी। तो मेरी मदर जब पैदा हुई तो उस वक्त उनके चाचा जी स्वर्ण सिंह, जो छोटे चाचा जी थे, वो 23 साल की उम्र में शहीद होते हैं। अब एक लड़की को जीने का हक दिया जा रहा है, जबकि एक नौजवान बच्चा जो है वो हो रहा है। तो शायद इसीलिए अमर जो नाम दिया उनको, जी। बस दैट्स गिव्स द साइकोलॉजी कि लड़का शहीद हो रहा है, लाइफ तो जिंदा है। और उसकी जो उक्ति बच गई वो भगत सिंह के रास्ते से, क्योंकि भगत सिंह के विचार फरीज हो गए जी, क्योंकि छोटी उम्र है तो उसमें और बल्कि। तो एक बुजुर्ग लेडी ने भगत सिंह से पूछा, क्या भगत सिंह तेरे भैन आ गई है? बड़ा हौका लेके, बड़ा दुख भरी आवाज में कि है तुम्हारे बहन आ गई। वो कहते क्या फर्क पड़ता है, 4 आने होंगे तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया होगा तो कोठे से ढोल ढमके से शादी कर लेंगे, बहन का कौन सा बोझ है। और वो क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट भगत सिंह के साथ रही, तो उन्होंने और कई कुछ किया। मतलब मैं समझता हूँ कि मदर के लिए अपने बच्चों को दूसरों को देना
हाँ। तो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस की बात यह मैंने आप डिस्कवर की। जी हम 4 भाई थे, जी तो उन्होंने बड़े भाई को तो ये कह दिया कि पिताजी को कि ये नौजवान हो गया तुम्हारे साथ मदद करेगा, हाँ और मेरी बड़ी बहन थी तो ये तुम्हारी रोटियां पका देगी, सो मैं भरी हूँ घर से। हाँ हाँ फिर उन्होंने जो मेरे से बड़े भाई थे उनको, हमारे एक दादाजी थे उनके औलाद नहीं थे, उनको दे दिया। और मुझे जब वो कभी बाहर जाते थे तो शी टुक केयर कि बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना। तो ये जो ड्युअलिटी ऑफ ड्यूटी है, मतलब वो मैं समझता कि सैक्रिफाइस से ज्यादा देशभक्ति है। जी मुझे जिस परिवार में रखा वो एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे, और देखिए मेरे लिए कि मैं उस माँ को जिसको मैंने पाकिस्तान की डिवीजन के वक्त छोड़ा, मैंने 60 साल के बाद उसको इंग्लैंड में पाया, और वो उनको मैं जान करके जानता था। तो वो कहते नहीं मेरा नाम, तो वो एक्चुअली कश्मीर के थे, मतलब वो फैमिली कश्मीरी थी, क्योंकि पंजाब में काफी इवन अकबाल भी कश्मीरी फैमिली से थे। तो वो जब मुझे मिले तो वो कहानियां सुना रहे थे मेरे बचपन की। तब मुझे लगा, मैंने कहा मैं तो जान को जानता हूँ। वो कहते कि नहीं काका ये ना नहीं चंगा लगता। तो मैं कहा फिर मेरी आप अम्मी जान है। तो मतलब ये एक पार्ट है। 47 में जब लोगों पे बहुत भीड़ थी और कई एक कैंप लगे हुए थे यहाँ, और वो खास तौर पर जो लेडीज और बच्चे अकेले रह गए थे, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। ये शायद कि उस वक्त उनके, मेरा छोटा भाई जो है वो अक्टूबर में पैदा होता है, वो सितंबर में वो वापस आते हैं। जी जी और वो कैंप में ठहरे। तो मतलब कि सेल्फ अपने बारे में अपने लापरवाह करनी। तो फिर अभी एक मतलब किसी ने शेयर की फोटोग्राफ कि ये बीबी अमर कौर है जो भगत सिंह की छोटी बहन है। तो इसने बहुत सी जो लड़कियां परिवारों से छूट गई थी उनको निकाल के वो पाकिस्तान परिवारों के साथ मिलाया। ये तो एक पार्ट था। और दूसरा ये था कि हमारे मामा जी कुलबीर सिंह जो है वो भूख हड़ताल की उन्होंने जेल में, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो रात को वो दीवार फांद के उनके साथ मुलाकात करके आती थी। तो मतलब शी ट्राई टू लिव जी एज ए सिस्टर ऑफ द ब्रदर्स। जी जी और यही उनकी आपका जो मदर थे वो भगत सिंह से स्टोरी कुछ बताते क्या? हाँ बहुत कुछ। वो कौन कौन करता है? मतलब उसमें 2 तो उनकी पर्सनल यादें थी। हाँ एक उनकी छाती पे बर्निंग का निशान था। तो वो कहते कि वो भगत सिंह पढ़ रहे थे तो उस वक्त एक लालटेन हुआ करती थी। जी मतलब तो वो पढ़ रहे थे तो मैं बड़ा झुक के देखना चाहती थी कि भाई जब क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वो लालटेन मेरी छाती पे लगा दी। वो जब मैंने चलाने लगी तो वो कहते नहीं मैं तो ये देख रहा था, मैंने सुना कि पुलिस वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, तुम कितना टॉर्चर सह सकती हो। क्या बात। तो रोने नहीं दिया। रोने नहीं दिया। और दूसरा जो उनका था, उनकी एक टांग पे एक निशान था। तो इसी तरह वो जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने उस वक्त निब होती थी पेन होल्डर के आगे, तो वो निब खो दी। तो जब वो चलाने लगे वो कहते नहीं मैं तो टेस्ट कर रहा था कि तुम में कितना सहन शक्ति है। तो ये मतलब हाँ बचपन था भाई की। और एक बात जो आप सबके लिए है कि उनके पिताजी ने उनको कैसे तैयार किया। क्योंकि बच्चों का जो सबसे बड़ा, आप में तो पता नहीं अभी भी कितने अंधेरे से डरते हैं, क्योंकि अंधेरे से सब डरते हैं। तो पहला टेस्ट जो उनको ट्रेनिंग थी वो यह था कि एक बिल्कुल अकेला मकान था उनका, शहनशाही कुटिया कहते थे। तो वो दोनों भाई बहनों को बाहर निकाल देते थे, एक को एक किनारे पे, दूसरे को दूसरे किनारे पे। तो उनको कहते थे उल्टा चलना है, एक दूसरे को मिलना नहीं है। तो जब आप दूसरे किनारे पे पहुंचे तो वहां से आवाज देना, तो आपकी आवाज से मुझे पता चल जाएगा कि आप डरे हुए हैं कि नहीं। तो डर दूर करने का जो मतलब एक तरीका है वो भी तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। लेकिन ज्यादा हम सीखें क्या, मेरा एक मतलब ये शेयर इसलिए कर रहे हैं कि उनमें से कुछ हम अपने जीवन में 1-2 चीजें ही आप अडॉप्ट कर लें जी, तो यू विल बी
मैं तो कहता हूँ कि भाई बहन बनना है भगत सिंह का, तो वो 3 जो उनके असूल है उनको रोज पढ़ लीजिए। जी जी सेहत का ख्याल रखना है, पौष्टिकता, जी। आहार और एक्सरसाइज, जी और हौसले से रहना है, और मेहनत से पढ़ना है। जी तो आप भगत सिंह के भाई बहन बन सकते हैं। जी 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 सर मेरा नाम रायना है, मैं टीम हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सर मैं कुछ बंगाली में एक गाना गाना चाहूँगी सुभाष चंद्र बोस को लेकर। बहुत बढ़िया। प्रस्ताव बैठ जाइए ना। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো रे, तेरी राह पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा। और इसमें ये बड़ा हिस्टोरिक, आप पता है आपको कि ये टैगोर जी का लिखा हुआ है, जी और शहीद भगत सिंह के साथी जयतन दास हाँ जो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहादत हुई थी, हाँ। तो वो यही गा रहे थे। यही गा That और भी was- पंक्तियां हैं पर वो टाइम ज्यादा नहीं कोई, मेरा बहुत बढ़िया जी। कि कई चीजें जो हैं आपको, हाँ। मतलब लंबी स्टोरी नहीं पढ़ सकते, तो एक जी। कविता का हाँ एक शेर जो है उसको याद रखिए, तो वो आपको नई मतलब जी। फुर्ती देगा और जी। समझदारी देगा। बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू बहुत सर। जी। साहिद फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपसे मालूम पड़ता है कि आपके खून में वो जज्बात है, वो मतलब जुनून है 10 के लिए कुछ गुरुजन जाने का। पर हमने ये देखा है कि इस पारिवारिकता को हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में यूज करा जाता है। तो सर आपको ऐसा क्या चीज लगा कि आप वो समाज सेवा के लिए वो नहीं चूज करके एक इंजीनियर होने की आप सपना देखते? देखिए, बहुत पर्सनली को मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने भगत सिंह को कैसे जाना। मतलब परिवार में पैदा होने से कोई नहीं जानता है, ठीक बात। क्योंकि मेरे मदर ने मुझे बहुत सूक्ष्मता से एक प्रश्न मेरे मन में बो दिया कि जब भी बाहर से आते कोई भगत सिंह का किस्सा मिलता, कोई और मिलता, तो वो देते। और साथ ही कहते कि लोग मुझे पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है। तो मुझे लगा कि रिश्तेदारी जो जानने से बनती है, जो आपके लिए भी है कि अगर आप भगत सिंह और नेताजी को, या वो बहुत बड़ी लाइन है, किसी एक को जानना जानेंगे तो आप उनके नजदीक हो जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे। तो दूसरा बात यह है कि ये भी हमारे, क्योंकि भगत सिंह अब बात आती है कि 4 जनरेशन जो है वो लगातार लोगों के लिए खड़ी रही। यस। तो वो क्या ताकत थी, मैं भी वो ढूंढता रहा कि क्या गुण है जिसने 4 जनरेशंस को मोटिवेटेड रखा, कि किसी ने, जैसे आपने कहा कि पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा, और मेरे मदर ने यही कहा था कि बेटा मेरी इज्जत करते हो तो अपनी मेहनत से जो प्राप्त कर लोगे वही होगा, मेरे पास नहीं आना कि मेरी सिफारिश करो। जी। तो मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, लेकिन अगर तुम करोगे, और यही उनकी, मुझे भी लगा कि वाकई मुझे अपनी मेहनत करके फल प्राप्त करना है। तो वो हम ट्रेनिंग का पार्ट समझ लीजिए। मतलब मैं खून का नहीं गिनता, क्योंकि ये हमारी कहावत है, लेकिन ये है कि आप उन संस्कारों को, उन वैल्यूज को कैरी करते हैं। और ये मेरा पक्का यकीन है कि हमारे घर में हमारी बेटियां एक्चुअली वैल्यूज लेके जाती हैं जी। लड़के तो प्रॉपर्टी के झगड़े में पड़े रहते हैं। और मेरे पास प्रमाण है इसमें। नेताजी को उनकी माताजी का उतना प्यार नहीं मिला, तो उन्होंने मिसेस सीआर दास को अपनी जी मदर का, हाँ बिल्कुल ठीक बात। और उनके लिए वो सहारा थे जब। तो करतार सिंह सराभा का ही मुझे लगा कि वो अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है पंजाब से। जैसे माँ की डेथ हो जाती है तो पंजाब छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब मैंने उनकी पास्ट देखा, तो हमारे पंजाब में
गुरु गोविंद सिंह ने एक कल्चर शुरू किया जी। कि लोगों को काशी भेजा, 5 लोगों को, वो 11 साल पढ़ के आए। तो उनको कहा कि तुम्हारा काम क्या है? वो कहते तुम लड़कियां पढ़ाओ और लोगों की सेहत का ख्याल रखो। आपको पता है कि लाला लाजपत राय की मदर मतलब सिक्खी को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो ये भी टॉलरेंट थे कि उनके पिताजी जो हैं उनके दोस्त सब मुसलमान हैं, तो उनको कभी उनसे परेशानी नहीं हुई जी। तो मतलब कि ये जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये कि हमने अपने लिए नहीं करना, और वो उसमें ही मैं एक बात बताने वाला था कि जब भगत सिंह के परदादा जो हैं वो पंजाब की आज़ादी के लिए लड़े, जी। जिसको नॉर्मली एंग्लो सिख वार कह दिया जाता है, जी, वो एक्चुअली पंजाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जी जी जी। तो उनकी जायदाद जब्त कर ली गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी जायदाद पे अगर मैं खेती नहीं करता तो किसी और जागीरदार को नहीं देने दूंगा। तो उन्होंने मतलब एक बहुत हमारे मुस्लिम समुदाय था जो दरिया के किनारे पे बहुत मेहनत से खेती करता था, उनको लाके बिठा दिया जी। और उनको कहा कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, हाँ। अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जी। फिर उनको ऑफर हुई कि जी अब 1857 आ गया है, आप मतलब वो जमीन वापस हो जाएगी और जायदाद मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है जब आपको जायदाद और असूल में चुनना पड़े। जी जी। तो वो कहते हैं कि मैं अपने आने वाले बच्चों को भी बता जाऊंगा कि इस तरह के इम्तिहान में असूल चुनना है, जी जी। जायदाद नहीं चुनना। बिल्कुल सही बात। और उसकी कमाल ये है कि भगत सिंह का अपने पिता के साथ एक तकरार है, हाँ। टेक्निकल पॉइंट है, विचार जी। तो उसमें वो यही लिखते हैं कि जब मुझे जिंदगी और असूल में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूंगा, जिंदगी नहीं चुनूंगा। जी जी जी। तो ये ट्रैवल है जिसको लेके हम बहुत ज्यादा। हाँ पूछिए सर। हाँ। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ देव कौशिक, मैं दिल्ली से हूँ। सर मैं आपको आज कुछ कविता मैंने लिखी थी श्री भगत सिंह जी के जरूर, that will be nice। शुरू हुआ सन 57 का आज़ादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आलम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उनका, मुख सूरज से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का वो राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम ही सहारा था। दिलो दिमाग पर रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में और खून का हर कतरा ही खौला था। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर फायर बोला था। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत सिंह का घूमा था और निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल के भगत सिंह की आंखें जलियांवाले बाग देख भर आई थी। आज़ादी की कसम ये उसने अब खाई थी। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो एक आपके लिए है कि भगत सिंह, क्योंकि इन्होंने जलियांवाले बाग की बात की, तो जलियांवाले बाग के बारे में मैं एक आपको तथ्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि माइकल एडवायर और डायर बड़े एफिशिएंट ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जी, लेकिन वो पागल क्यों हो गए? क्योंकि जो उन्होंने जलियांवाले बाग में किया वो पागलपन से कम नहीं था जी। उसका रीजन था कि 9 अप्रैल को जो रामनवमी मनाई गई, हाँ, वो सभी लोगों ने इकट्ठे होकर मनाई, इकट्ठे होके मनाई थी। यस। हिंदू मुस्लिम सिख। जी, जी। और उसका जो जुलूस निकला, उसके जो लीड करने वाले थे वो डॉक्टर बशीर थे जी। तो वो एकता जो है उसने उनको पागल किया जी जी। और जात से धर्मों से ऊपर उठ के उसी चीज को भगत सिंह ने फिर आगे जो है मतलब वो किया जी, जी। और दूसरी जो मतलब है कि मतलब एक हमारे और पंजाब में इसी तरह का जलियांवाले बाग जैसा मैसेकर हुआ, लेकिन वो ब्रिटिशर ने नहीं किया था। हाँ। वो हमारे गुरुद्वारे के महंत थे। हाँ, हाँ। गुरु नानक के जन्म स्थान पे हाँ। 139 सिखों को मारा गया। जी 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 जी। और भगत सिंह वहां गए तो वो जो कैलेंडर लेके आए, उन्होंने उनके मन में और प्रश्न पैदा किया कि जो उनके जथेदार थे वो गुरु ग्रंथ साहब का पढ़ रहे थे जी। तो वहां पढ़ते हुए उनको गोली मारी और वो खून जो है ग्रंथ साहब पे गिरा जी। तो भगत सिंह के मन में ये आया कि ये जो महंत हैं ये सिर्फ जायदाद ही
जी जी मिस यूज नहीं कर रहे, ये लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। अब भगत सिंह ने क्योंकि बंगाली भी सीखी, क्योंकि वो बंगाली रेवोल्यूशनरीज को सीधा पढ़ना चाहते थे। जी जी बीके दत्त उनके टीचर थे जी। और वो अच्छी बंगाली पढ़ लेते थे। खास तौर पर काजी नजरुल इस्लाम की पोएम्स उनको जी। मौजबानी याद थी, जी जिसको उन्होंने कहा कि ये गुरमंत्र है। जी जी और वो गुरमंत्र क्या है वो आप भी जरा ध्यान दीजिए। बल छुटक्यो बंधन पड़े, किशु न हो तो पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। कहने का भाव है कि अगर आप बलहीन हैं, निर्बल हैं, तो फिर आप बंधन में हैं, फिर कोई आप उससे छूट भी नहीं सकते। और फिर एक कहानी, ये पुरानी कहानी है कि एक आपने कभी देखा होगा, एक मगरमच्छ और हाथी जी, जी। की वो पकड़ा हुआ है। जी, जी। उसको उन्होंने कहा कि फिर मतलब चाहे उसके जो हाथी के साथी थे वो चलाते रहे जब तक उनको आशा थी कि छूट जाएगा, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये गया तो वो भी चले गए, छोड़ दे चले गए, छोड़ गए। तो फिर मतलब आप अरदास ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जी। लेकिन अगला जो श्लोक है वो तत् है, बल हुआ बंधन छूटे, सब कुछ हो तो पाए। जी जी कि अगर आप बलवान हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, फिर सब बंधन भी आप मुक्त हो सकते हैं। बल हुआ बंधन छूटे, सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय। जी कि नानक का एडवाइस है कि अगर बलवान हो तो तुम ही अपना सहारा बनोगे। जी, और जी। वही जो पहले सवाल आया था, तो बेसिकली आप अपने आप में यकीन कैसे पैदा करें। जी जी तो बलवान बनने का तरीका जो भगत सिंह ने कहा, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कि निर्बलता को दूर करना, चाहे वो विचारों की निर्बलता है, सेहत का मतलब शारीरिक निर्बलता है, जी या इरादे की निर्बलता है, जी। उनको आप दूर करेंगे तो बलवान बनेंगे, जी। फिर सब संकट जो है जी। उससे मुक्त हो जाओगे। जी तो धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी शुक्रिया। एक कोट, छोटा सा कोट, लिखने में शब्द तो गिनती के 4-5, लेकिन बहुत बड़ा संदेश जेल नोटबुक में ये लिखा मिलता है। I'm a man and all that affects mankind concerns me। सर मैं गलत तो नहीं पढ़ा ना? I'm a man, मैं एक इंसान हूँ। whatever affects mankind, जिससे मानवता प्रभावित हो, that concerns me, मेरा उससे वास्ता है। ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, कुछ नहीं, इंसान हूँ, और जिससे इंसानियत पर फर्क पड़ता हो, हर उस बात से मेरा वास्ता है। ये संदेश था शहीद आजम भगत सिंह का। तो नमस्कार सर, तो मैंने एक शायरी लिखी है, तो मैं यहाँ पेश करना चाहती हूँ कि देश को महफूज रखते रखते जान चली गई लाख जवानों की, कि देश को महफूज रखते रखते जान चली गई लाख जवानों की, बहुत मिलते हैं देश वक्त पर तख्ता नहीं शहीदानों की। अमर रहेंगे ये सदा हमारे दिल और दिमाग में, अरे शहादत याद रहेगी वीर भगत सिंह जैसे बलिदानों की, वीर भगत सिंह जैसे बलिदानों की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।